देखिए ज्योग्राफी में एक एयर चैप्टर था, वो मैंने आप लोग को कराया था शायद बहुत दिन पहले, उसकी वीडियोस भी नहीं थी, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, वो करा देते हैं आप लोग को। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आप लोग का मैथ चलेगा, ठीक है ना। अब लेकिन थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे में ज्योग्राफी मैंने या तो एसएसटी कराऊंगा, नहीं तो आपका ये सब कुछ कराऊंगा। आप लोग को मैं इंग्लिश वाले पे लिंक भेजूंगा कल, ठीक है ना। 1 से 2 बजे की भी क्लास 7th क्लास वाले भी जरूर लेना आप लोग, क्योंकि उसमें इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन में कुछ बाकी वो भी कराएंगे, और प्रीपोजिशन के वर्कशीट आज मैं भेज रहा हूँ आप लोग को, उसमें से भी आप लोग को वर्कशीट करके भेजना है, पहली बात। दूसरी बात, चैप्टर 4 जो सर एग्जाम्पल मेरी क्लास होती है। मैंने सिंपल इक्वेशन का, ठीक है, इस एक रिकॉर्डिंग, रुको इसको मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, आप लोग को पहले बता दूं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूँ। चैप्टर है हमारा एयर, इस बार आप लोग के पेपर में आया भी रहा होगा शायद, ये मैंने आप लोग को कराया भी था वैसे, लेकिन वीडियो नहीं है तो अच्छी तरह से फिर से एक बार समझा दो। आपको पता है एयर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, सॉरी वायुमंडल। हमारा जो अर्थ है ये चारों तरफ से हवाओं के से घिरा हुआ है, हवाओं के जैसे एक तरह का ब्लैंकेट ऑफ एयर कह सकते हैं आप, है ना। हवाओं की एक तरह से कंबल की तरह ढका हुआ हवाओं से, और जिसको हम अपना एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन भी यही है, लिखा तो है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक बहुत ज्यादा मोटा हवाओं का चादर जैसा है, जिसको कि ब्लैंकेट ऑफ एयर कहते हैं, वही हमारा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है। समझ में आ रहा है तुम्हें? बैठ सकती हो नजदीक अगर दिक्कत। ऑल लिविंग बीइंग on this earth depend on the atmosphere for their survival। सभी जीवित जीव जंतु जो लिविंग बीइंग है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, लाइफ किस में है? हमारे अर्थ पर लाइफ केवल 2 ही चीज में, या तो वो एनिमल होगा किसी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नहीं तो आपका प्लांट्स होगा, 2 ही तो होंगे। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा है, वो इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी जिंदगी के लिए। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स रेज। ये देखो, हमें तो एक सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए एयर देता है। प्लांट्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और अगर एनिमल्स हैं तो ऑक्सीजन लेंगे, क्लियर। लेकिन साथ ही साथ ये हमें सन की रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से भी बचाता है। कौन बच्चा बताएगा कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज से एटमॉस्फेयर का कौन सा हिस्सा में बचाता है? बताओ भाई, ऑनलाइन में कोई कौन बच्चा बताएगा? चलो तुम बता दो। ओजोन लेयर, ठीक है, बिल्कुल। तो ओजोन लेयर जो है, इसमें अभी आगे पढ़ना है आप लोगों को, मैं बताऊंगा। ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस की भरी हुई एक चादर जैसी लेयर है, परत है, जिसके कारण हम लोग बच जाते हैं। वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को धरती से बहुत ऊंचाई पर ही, हाइट पर ही क्या करती है, सोख लेती है, जिससे वो बच जाता है। कौन सी लेयर सोखती है? ओजोन लेयर। कुर्सी लेके वहां पर जो धूप लगेगी। अच्छा बैठ, जहां बैठना। एयर चैप्टर करा रहे, ध्यान देना। कल से बैग लेके आना आप लोग, और जो भी आएगा 2 घंटे की क्लास होगी उसकी, ठीक है ना। 1 घंटे यहीं पे काम करना। तो ये जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, उसके अंदर जैसे आपको पता है ऑक्सीजन जो हम जानते हैं O2 लिखा रहता है, ऑक्सीजन के 2 छोटे छोटे एटम मिलकर ऑक्सीजन बनाते हैं। और ओजोन क्या है, उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम मिले होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है, O3, ओजोन के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, देखिएगा फिर से मैं बता रहा हूं। उसको कहते हैं बेटा O3, O ऐसे लिखते हैं, और उसके नीचे यहाँ पर 3 लिखते हैं, O3। ये होता है ओजोन का फॉर्मूला। और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, नीचे 2 लिख देंगे, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके ऑक्सीजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन के 3 एटम मिलते हैं, तो यही ओजोन होता है, ठीक है। तो एयर जिस तरह से हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या फायदा है कि ये हमें
हमारे पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, वो इसको सांस लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं। दूसरा जो है वो हमारा ऑक्सीजन है, इसको एनिमल लेते हैं और ये लेकर के आपको पता है रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है हमारा, और हमें ताकत मिलती है खाने को पचाने के लिए जरूरी। ठीक है, ओजोन की जो बात करें, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है हमारे लिए, ओजोन। ओजोन क्या करती है कि सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को या अल्ट्रावायलेट रेज को ऊपर ही रोक लेती है, अपने नीचे आने नहीं देती, जिससे कि हम तक ये नहीं पहुंचेगा। मैं इसके पीछे ओजोन के ऊपर एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ। 1980 के का दौर था, उस समय सारे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते रहते थे। तो हुआ क्या कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, वहां पर अधिकतर लोगों को स्किन कैंसर होने लगे, है ना, चमड़ा हमारे स्किन होता है ना, इसका कैंसर होने लगा। वैज्ञानिकों ने सोचा, जांच पड़ताल की, तो ये क्यों? तो उन्होंने देखा ये तो अल्ट्रावायलेट रेज या सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण है। तो हमने सोचा अल्ट्रावायलेट रेज हम तक कहां से आएगी? जो ओजोन लेयर है वो तो सारी गैसेस को सोख लेता है, अल्ट्रावायलेट रेज को। तो वहां पर क्या हुआ, ब्रिटेन का वैज्ञानिक था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। बेटे क्यों ये ड्राइंग कर रहे हो मेरे स्क्रीन पे? ठीक है, तो अपने फोन से हाथ हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ना अभी यहां से क्लास से हटाऊंगा। तो हुआ क्या, ब्रिटेन के वैज्ञानिक लोग वहां चले गए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका गए तो उन लोगों ने हॉट एयर बलून होता है ना, उसमें कैमरे मेरे लगा करके ऊपर आकाश में छोड़ा, और वहां से जब पिक्चर लिए तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो डिप्लीट हो गया है, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया है। वहां ओजोन की लेयर, ओजोन गैस ही खत्म हो गई है। फिर बड़ी ओजोन दुनिया में लेयर से फायदा क्या होता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को ये ऊपर ही सोख लेता है, हम तक नहीं आने देता। अगर वो हम तक आ जाए तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और धरती का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जिसके कारण से ना तो कोई जीव जंतु जी पाएंगे और ना कोई प्लांट जी पाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये प्रॉब्लम क्यों है, आखिर ये ओजोन लेयर खत्म क्यों हो रही है, ये भी तो एक बात है ना। तो नहीं, तो वहां पर क्या देखा गया कि हम लोग पहले, आज के अब नहीं होता, लेकिन पहले क्या होता था, जो भी हम लोग एसी यूज करते हैं ना, एयर कंडीशनर, एसी गर्मियों में, और रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो यूज करते हैं, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज किया जाता था, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अब क्लोरो जो था ना, ये देखो, ये गैस हम लोग के लिए किसी तरह नुकसानदेह नहीं थी, किसी भी प्लांट, जीव जंतु, कोई भी आदमी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये जैसे ही गैस निकलती थी, और ये कौन है रे जो स्क्रीन पे ये कर रहा है, ये किसका किया हुआ, ये इरेज करो इसको, ये ऑरेंज कलर के अरे ड्राइंग को। अरे जीते नहीं, आशीष का नाम रख के है ना, बार बार फिर अपना नाम रखता है। मेरी इधर एक जगह आजा, आराम से कुर्सी ले लो, उठा। सो ये जो ओजोन लेयर थी, तो पता चला, धूप चाहिए बेटा तो यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या, वैज्ञानिकों को पता चला ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही प्रॉब्लम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन गैस थी, जब ओजोन के कांटेक्ट में आती है, तो ओजोन आपको बताया था ना मैंने, O3, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर के ओजोन बनाते हैं। एयर चैप्टर करा रहे हैं लड़ो, ठीक है ना, ये वीडियो नहीं था, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोग के पेपर में आ भी रहा होगा शायद। तो इससे क्या हुआ, पूरे दुनिया में, आपको मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में, कनाडा का नाम सुना ना आपने? तो कनाडा में, कनाडा गलत शब्द है, कनाडा होता है एक्चुअली वो। तो कनाडा में क्या हुआ कि एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पर एक मीटिंग बैठी पूरी दुनिया के देशों को, और सभी लोगों ने इस एक समझौता किया, एक पैक्ट किया, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और उस पे साइन करने वालों ने कहा कि अब हम लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन क्लोरो CFC गैस बनाएंगे नहीं, अपने देश में बैन कर देंगे। धीरे धीरे करते करते पूरी दुनिया में गैस बैन हो गई। तो जो भी रेफ्रिजरेटर या एसी बनाने वाले थे, वो उनमें हाहाकार मच गया कि आप ये बैन कर दोगे भाई तो हमारी बिजनेस बंद हो जाएगी, हम तो खाए मर जाएंगे, हम क्या करें।
तो वैज्ञानिकों ने उसके बदले नियॉन, ठीक है ना, नियॉन, फ्रेयॉन, ये सारी जो गैसेस होती है वो अब इसके बदले में सब्स्टिट्यूट में दिया विकल्प में कि अब इन गैसों को आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जितने भी रेफ्रिजरेटर या जो भी आपके एसी होते हैं उसमें नियॉन या फ्रेयॉन इस तरह की गैसेज यूज होती हैं, जिससे क्या होता है कि वो हमारे ओजोन लेयर को किसी भी तरह कमी नहीं करते हैं। और अब कुछ दिन पहले ही पता चला कि ओजोन लेयर बिल्कुल फिर पूरी बन गई है और अब पूरा लेयर ठीक हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बनाई कैसे गई? वो खुद बनाई बनते कैसे? देखिए, वो हमेशा जो चीज है ना उसका बैलेंस प्रकृति खुद बना लेती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, इतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इमिट कर रहे थे कि वहां वो बनते जा रहा था, हम लोग खत्म करते जा रहे थे। तो एक समय ऐसा आता था कि खत्म ही हो जाता पूरा, है ना। लेकिन अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो आपको मैंने केवल ये बताया हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज, और इसके ऊपर इतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी बता दिया पूरा ओजोन लेयर का। ठीक है, देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल का संगठन या संरचना किस तरह से बना है। हमारे एटमॉस्फेयर में आप लोगों को बचपन से ही पता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इन तीनों गैसों के अलावा हाँ, तीसरा क्या है, आर्गन 0.93%, और उसके अलावा क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब बहुत सारी गैसेज होती हैं, वो सब बहुत ही कम मात्रा में, केवल 0.04%। तो आपको तीन गैसों के बारे में याद रखना है, केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, सबसे अधिक है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद आता है ऑक्सीजन का नंबर जो कि 21% है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में है ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हिंदी में हरित गृह गैस कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में, है ना, ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूमंडलीय ऊष्मन। देखिए, तो मैं पहले ग्रीन हाउस गैस की बात करता हूं। ग्रीन हाउस होता क्या है ये आप लोग को पता होगा। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल अभी 6 क्लास को पढ़ाया है मैंने, और वो कहाँ होता है, हम अपने ग्लोब को देखेंगे तो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की अगर बात करो तो उसके ऊपर होता है फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध। उसके ऊपर सूरज की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। सर्दियों के मौसम में तो तुम सोच ही नहीं सकते, गर्मियों के मौसम में भी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो वहां किसी भी प्लांट को या गार्डन को उगाने के लिए क्या करते हैं, कांच के घर बना देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और कांच के घर क्या करते हैं, कांच की खासियत ये होती है ग्लास हाउस की कि ऊपर से सूरज की रोशनी जब आएगी तो अंदर तो आने देगा, लेकिन टकरा करके फिर लौटने नहीं देता, जिससे कि उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस पूरे गार्डन का, और उसमें प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे बहुत सारी गैसेज है। मैं आपको तीन गैस के बारे में बता देता हूँ, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। सबसे बड़ा जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब सूरज की गर्मी आती है धरती तक तो इस हवा के थ्रू होते हुए हमारी धरती तक आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे अर्थ से टकरा करके फिर रोशनी वापस भी लौटती है। लेकिन ये क्या करता है, एक कांच के जैसा, एक ग्लास के जैसा बिहेव करता है, व्यवहार करता है। ये सूरज की रोशनी को आने तो देता है लेकिन टकरा के लौटने नहीं देता पूरी तरह से। जिससे क्या होता है कि हमारे धरती की जो एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल और हमारे धरती, इसके बीच में ये हीट बनी रह जाती है, जिससे कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मीथेन भी यही काम करता है और ओजोन भी यही काम करता है। अरे क्या बात बोल रहा है भाई, ओजोन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। 12वीं में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, कंपटीशन में जाएंगे तो पता चलेगा। यूपीएससी में, पीटी में 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन ज्यादा केवल इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं मोटे मोटे। आप तो अभी बस छुटकू बबू हो, ध्यान दो।
ये नहीं बनाना ना, कौन सा ये वाला ग्रीन वाला। बनाते जाओ, सब ऐस करो और कोई दिक्कत नहीं, सब बना दो, मत बनाओ, सब बना दो। देखिए, तो ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो सूरज की रोशनी को अर्थ तक आने तो देती है, लेकिन अर्थ से टकराने के बाद लौट के जाने नहीं देती, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा गैस है इस तरह का, सबसे बड़ा, या हमारे एटमॉस्फेयर में रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद मीथेन है, और उसके बाद ओजोन भी है, और ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं। लेकिन आपको कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कहां से आया इतना ज्यादा, है ना? क्या? नहीं नहीं, सुनो तो, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इतनी गैस आई कहां से? पहले भी तो थी। आज हम लोग क्यों रो रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग? अब क्या हो रहा है, पहले देखो, जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, वो बैलेंस बना के रखती है, ठीक है? आज की डेट में क्या हो रहा है, प्रकृति ने जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो सब मैनेज हो जाता था, सब बैलेंस बना हुआ था। लेकिन हम लोगों ने कोयले को, लकड़ी को, और भी चीजों को जला करके, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लगा करके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं, ये हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, है ना? प्रकृति के अलावा हम लोग एक्स्ट्रा चीज डाल रहे हैं वायुमंडल में। इससे क्या हो रहा है, प्रकृति का या नेचर का बैलेंस खराब हो रहा है, और अब धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही बात आप लोगों को? सो ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, तो वही बात है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण धरती का धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मन कहते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके। इतना छोटा भूकंप मतलब कि कम मैग्नीट्यूड वाला गिलहरी होगी, बड़ा मैग्नीट्यूड बंदर होगा, उससे बड़ा मैग्नीट्यूड भूकंप आ गया, ठीक है? देखिए, जितेन इसको इरेज करिए ग्रीन कलर को, नहीं तो अभी के अभी है ना, आउट कर दूंगा मैं। ये जिसने किया है इरेज करो ग्रीन कलर का। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को ही सबसे हैवीएस्ट गैस कहा जाता है, और सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन हमारा है, ठीक है ना? हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, सॉरी, हीलियम सबसे हल्की गैस है, और ऑक्सीजन शायद सबसे भारी गैस है, ऑक्सीजन। ये नीला आकाश है, रात को सर्दी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ज्यादा रहेगी, सर्दी ज्यादा रहेगी। अब बताओ क्यों बताएगी ये? मेरे पीछे जो बैठी है गुड़िया, अरे कोई बता तो दो, आज क्यों रात को ज्यादा सर्दी पड़ेगी? ऊपर उठ के ठंडी हवा की जगह ले ली। नहीं है ये, लैंड ब्रीज की तरह। नहीं 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 नहीं, लैंड ब्रिज सी ब्रिज वाला नहीं हो। आप समझ गए मैं आपकी बात को? बेटे, सर्दियों में हमेशा ऑलवेज हाई प्रेशर बना रहता है, ऊपर नीचे हर जगह, बात समझ रहे हैं ना? तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं। अभी जब बादल का मौसम होगा ना, जब बादल लगे होंगे रात को ज्यादा, तो उस दिन रातें गर्म होंगी। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जो भी सूरज की रोशनी है, जितनी भी गर्माहट धरती तक आई थी, वो टकरा करके ऊपर नहीं जा पाएगी। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा उन बादलों के चलते नहीं जा पाएगी। पता है क्या होगा, वो जितनी भी हीट होगी ना, अगर बादल होगा तो हवा में मॉइस्चर होगा, हवा में नमी होगी या नहीं होगी, ये बताओ? होगी, पक्की बात है ना? बादल होगी तो नमी होगी। तो जो वाटर वेपर या जलवाष्प बिखरे रहते हैं बादल वाले मौसम में, वो सारे के सारे गर्मी को है ना अपने में सोख लेते हैं। ये गर्मी मॉइस्चर सोख लेगी, ठीक है ना? जिसके कारण हमारे लोअर एटमॉस्फेयर पे रहेगा। याद रखना, बादलों वाली रात में या बादलों वाले दिन में गर्म मौसम इसलिए ज्यादा रहता है, घुटन इसलिए होती है, क्योंकि जो भी वाटर वेपर हवा में फैले होते हैं, धरती का या आसपास का एटमॉस्फेयर का सारा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके यहीं लॉक करके रख लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते। समझ में आई बात? वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। चलिए, पीले जूस बेटे, ना आज मन नहीं है, तू खा ले।
चलिए देखिए, अब देखो हम लोग के फूड का, धरती पे जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी जीव जंतु, वो क्या खाते हैं? प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन ही तो खाते हैं। तो ये प्रोटीन बनता किस गैस, कौन सी गैस हमारे अर्थ पे प्रोटीन को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है? बिना उस गैस के प्रोटीन बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन गैस से प्रोटीन बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस नाइट्रोजन गैस को ना तो हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं हवा से, और ना तो पेड़ पौधे ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जो, और लेकिन याद रखिएगा, जितनी भी दलहन वाली, फली वाली, दाल की जितनी भी फसलें होंगी, पल्सेज की जो भी क्रॉप्स होंगी, ठीक है, गेहूं और चावल नहीं, मटर का क्रॉप हो गया, पी मटर, चना, सोयाबीन, अरहर की दाल होगी, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जितने भी इस तरह के क्रॉप्स आपको बीज वाले दिखेंगे, ठीक है ना, दाल वाले, उन सबों की जड़ों में, पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। हिंदी में इनको फली वाले पौधे कहते हैं और इंग्लिश में लेग्यूम क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप कहते हैं। तो उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो हवा से नाइट्रोजन लेता है, उसको नाइट्रेट में बदल देता है, और उस नाइट्रेट में बदलने के कारण पेड़ पौधे नाइट्रेट ले सकते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधे ने नाइट्रेट लिया तो क्या हुआ, उसने अपने अंदर प्रोटीन बना लिया। जितनी भी फली वाली, जैसे दाल, हम लोग कहते हैं ना दाल में प्रोटीन होता है, क्यों होता है? क्योंकि दाल के पौधे के जड़ों में ही पाए जाने वाले राइजोबियम के कारण वो, उसमें जो फल लगता है उसमें भी प्रोटीन मिल सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन को बदल देते हैं प्रोटीन में वो। साथ ही साथ जिस खेत पर कुछ 1-2 सालों के बीच करके या 1-2 सालों में दाल की फसल या इस तरह की फली की फसल लगा दी जाती है, तो उसकी मिट्टी में नाइट्रेट बना रहता है, तो उस पर जो भी उगेगा उसमें प्रोटीन उगेगा। अब जितने भी पेड़ पौधे को जीव जंतु खाते हैं, तो खाने के बाद उनके शरीर में, वो खाने के बाद पेड़ पौधों को, उनके बॉडी में क्या होगा? प्रोटीन बन जाएगा। जो मांस होता है प्रोटीन होता है। तो इसी तरह भेड़, बकरी, हिरन, जो भी जिसका भी शिकार करके कोई खाता है, मुर्गी खाते हो जो भी, तो वो भी जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, मुर्गी को दाने दिए जाते हैं चुगने के लिए, ठीक है, और उस दाने से उसे प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, आप मुर्गी को खाते हैं, मुर्गी को, तो आपको प्रोटीन मिलता है। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी प्रोटीन का सोर्स है, हम डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, और प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन गैस से। तो जितने भी दलहन वाले पौधे होते हैं या दाल वाली, पल्सेज वाली पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ये पहले पढ़ा रखा आप लोगों को। वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक है, और इस नाइट्रेट को पेड़ पौधे लेते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो पेड़ पौधों को, पत्तों को खाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं, बकरी से भेड़, बकरी, हिरन, जो भी हो गया, गाय, भैंस, उन सबों के मांस में क्या होगा? प्रोटीन मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप मांस नहीं खाना चाहें, प्लांट खाना चाहें, तो आपको प्लांट प्रोडक्ट में जितने भी दाल वाली फसलें होती है, उसमें हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो पहला तो आपको पता चल गया नाइट्रोजन के बारे में। मैं सब गैसेस की कहानी आपको बता रहा हूँ, नाइट्रोजन क्यों जरूरी है, कहां से मिलता है, किस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा यूज क्या है? एनिमल्स के लिए ब्रीदिंग के रूप में, हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। और कौन बच्चा उसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज बता सकता है? नहीं, ऑक्सीजन का दूसरा इंपॉर्टेंट यूज कौन बता सकता है? मैं सुन रहा हूं, वेट कर रहा हूं। प्लेंटीफुल गैस। क्या बेटा? ब्यूटीफुल गैस? बताओ भाई तुम लोग, साक्षी बता। बर्निंग के लिए, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल ही नहीं सकती हमारे लैंड पर, समझ रहे हैं ना।
तो बर्निंग के लिए या ज्वलनशील गैस भी होती है, मतलब बिना ऑक्सीजन की मदद के कोई चीज जल नहीं सकती। तो ब्रीदिंग के अलावा इंसानों के सांस लेने के साथ साथ ये बर्निंग ऑफ फ्यूल्स भी है। कोई भी फ्यूल के जलने में ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन काम इसका क्या है कि ये प्लांट्स के लिए सांस के लिए रूप में लिया जाता है, ब्रीदिंग के रूप में। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो कोई धरती पे कोई जीव जंतु नहीं टिक सकता, हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं अगर नहीं पता हो तो। नहीं, लेकिन ये हमारे धरती पे जो ऑक्सीजन की इतनी बड़ी सप्लाई है, पता है कहाँ से आती है? कौन? नो, बेटा वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अमेज़न फॉरेस्ट लो हम लोग कहते थे पहले, वैज्ञानिक लोग सोचते थे, ये कुछ साल 1-1.5 साल पहले ही रिसर्च हुई है, गलत बात साबित हुई है। अमेज़न से जितना भी ऑक्सीजन निकलता है वो अमेज़न के जीव जंतु या अमेज़न का जितना भी पूरा लाइफ वाइल्ड लाइफ है वही कर लेता है, उसके बाहर वो नहीं जा पाता। ठीक है, इस अर्थ पर जो भी हमारा टेम्परेचर, ये जितना भी ऑक्सीजन की सप्लाई, ये सारे के सारे ब्लू ग्रीन एल्गी या एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके कारण आता है। और आपको पता है अर्थ पर जो समुद्र है या ओशियन जो वाटर एरिया है वो कितना है? 71%। तो कोई दिक्कत ही नहीं है एक्वेटिक प्लांट्स के। 20% कितना है ऑक्सीजन? 13 या 14%। देखें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जरूरत से ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होगी, धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि सब कुछ फिर खराब हो जाएगा, जलने लगेगा। अगर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए तो? हाँ, या बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा तो इसमें ये प्रॉब्लम होने लगेगी हम लोगों को। एनिमल भी सर बड़े हो जाएंगे, हम भी साइज बड़ा हो जाएगा। ये तुमको किसने बताया? सर यूट्यूब पे बताया। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है ना, तो अर्थ पर जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, समझ रहे हैं ना? और इतनी तेजी से उनका डेवलपमेंट होने लगेगा कि फिर इस अर्थ पे जगह ही नहीं बचेगी। एक्सेस ऑक्सीजन से इस अर्थ पे एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिक हो जाएगा, इंसान के साथ साथ कीड़े मकोड़े सब कुछ। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ गया तो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो हर चीज की एक्सेस जो क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल घातक होती है। ठंड भी बढ़ती है क्योंकि बेटा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला? नहीं नहीं, नाइट्रोजन के कारण बेटा इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन को डायरेक्टली ना तो प्लांट ले पाते हैं ना हम लोग ले पाते हैं। एक सेकेंड आप लोग वेट करना। नहीं वेट नहीं है तो कॉन्सेप्ट, रुको और भी मैं बताऊं पहले आप लोगों को। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं एक चीज का जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड अगर आप लोग वेट करने को तैयार हो, बस 30 सेकेंड, तो मैं और भी अच्छे से आपको बताऊं। आप लोग देखो बेटे, एक्सेस ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होने से सबसे बड़ा जो प्रभाव ये पड़ेगा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हो जाएगा तो हमारे फेफड़े ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे। जैसे मैं बताऊं, हम जब एक बार सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ सारी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सारी गैसेस को हम एक साथ अपने अंदर लेते हैं, जिसमें थोड़ी ही मात्रा में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल भी नॉर्मल रहता है जितनी जरूरत है। लेकिन अगर जो हम ब्रीथ करते हैं, एक बार जब सांस लेते हैं
और उसमें जरूरत से ज्यादा जो भी सांस, एक सांस में जितना भी लीटर हमने ऑक्सीजन अंदर ले, उसमें अधिक से अधिक किलो ऑक्सीजन हो जाएगा तो ये एक जहरीली गैस बन जाएगी, हमारे फेफड़े जलने लगेंगे, हमें कफ होने लगेगा, ब्रीदिंग में दिक्कत होने लगेगी, सांस लेने में, और हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए। समझ रहे हैं? जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन अगर हमारे फेफड़े लेते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, फेफड़े को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये दिक्कत होगी। अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करें, इंसानों के स्वास्थ्य पर समझ के क्या दिक्कत होगी? अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें तो क्या होगा? देखिए, देखिए जितने भी माउंटेन्स इलाके थे, आपको पता है कि ऑक्सीजन कम होने के कारण ही ऊंचाई वाली जगहों पे जीव जंतु या पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते, बर्फ ही बर्फ होती है। अब उन माउंटेन्स के हाइट पर भी प्लांट उगने लगेंगे, ठीक है ना, और एनिमल्स भी होने लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा, वहां पर बसने लगेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर प्लांट से सब कुछ उगने लगे, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन से ही रिलेशन इसका भी है, प्लांट्स का भी रिलेशन है, समझ रहे हैं? अगर ज्यादा होने लगेगा तो क्या होगा? मिट्टी की फर्टिलिटी का एक रेट होता है, उसकी ज्यादा अगर आप उस पे प्लांट्स उग जाए तो आप खुद सोचो ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में डिस्टेंस होगा तभी पेड़ फल देगा, नहीं तो कोई पेड़ ज्यादा ग्रोथ ही नहीं करेगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो हर जगह वो पहाड़ की चोटियों पर भी, है ना, जो भी माउंटेन पीक्स होती है वहां पर भी जंगल और एनिमल होने लगेंगे। अगर पृथ्वी के वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की पूछें कि वहां क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो वो मैं आपको बता दूं। हमारी हवा या एयर पतली हो जाएगी, डेंस हो, मतलब कि डेंसिटी कम हो जाएगी। आपको पता है ना, हमारा जो ऑक्सीजन है, अगर केवल ऑक्सीजन है तो और गैसेस कम होंगी, ठीक है, और 100% ही तो एयर होगी ना, तो हमारी वायुमंडल पतला हो जाए, सॉरी गाढ़ा हो जाएगा, मैं उल्टा बोल गया, गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये हैवी गैस है ऑक्सीजन। इससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है ना कि हमारे एयर का जो टेम्परेचर है, वायुमंडल का जो तापमान है वो बहुत ही कम हो जाएगा, टेम्परेचर घटने लगेगा। क्योंकि आपको पता है अगर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मॉडरेट रखती, बनाए रखती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फिर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर घट जाएगी, ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही, कल इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे कट कट के आ रही हो गया है। बेटा क्लास?